पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला सिर्फ अमीर लोगों के पास होती है। मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं? 70%, 80%। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर मेरी इस बात पर से इन 80% लोगों का भी भरोसा उठ जाएगा। तो ऐसा क्या है इस कहानी में, आइए देखते हैं। साल 2014 में रोनाल्ड जेम्स रीड ने अपनी मौत से अमेरिका में सबको हिलाकर रख दिया था। उनकी मौत की खबर हर इंटरनेशनल अखबार की हेडलाइंस बन चुकी थी। नहीं, ना तो रोनाल्ड रीड कोई सेलिब्रिटी थे और ना ही कोई अमीर बिजनेसमैन, बल्कि वो तो एक छोटे से गांव के गैस स्टेशन पर कार रिपेयर करने वाले और पोछा लगाने वाले एक साधारण से कर्मचारी थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब 92 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तब वो अपने पीछे लगभग 63 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए थे, जिसमें से उन्होंने 15 करोड़ अपने बच्चों के नाम कर दिए और बाकी बचे हुए पैसों को दान कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक साधारण से सफाई करने वाले कर्मचारी के पास इतने पैसे आए कहां से? कहीं उसकी कोई लॉटरी तो नहीं लगी थी, या फिर वो किसी गलत तरीके से पैसे कमा रहा था? जब रोनाल्ड रीड की मौत हुई तब एक और आदमी रिचर्ड फुस्कोन की भी चर्चा हो रही थी। रिचर्ड हार्वर्ड एजुकेटेड MBA ग्रेजुएटेड थे, जिन्होंने फाइनेंस की फील्ड में एक बेस्ट कैरियर बनाया था। वो 40 की उम्र तक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसलिए साल 2008 में फुस्कोन बैंकरप्ट हो गए। फुस्कोन ने ग्रीनिच में 18,000 स्क्वायर फुट का बड़ा सा घर खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन 2008 की हुई मंदी के कारण वो लोन अमाउंट चुका नहीं पाए और जब रोनाल्ड अपने जीवन की कमाई चैरिटी में दे गए, उस वक्त रिचर्ड का ग्रीनिच का बड़ा सा आशियाना नीलाम हो रहा था। तो दोनों कहानियों में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? चलिए इन्हें समराइज करते हैं। रोनाल्ड तो एक गांव के सफाई कर्मचारी थे, जबकि रिचर्ड हार्वर्ड फाइनेंस ग्रेजुएट। तो इस हिसाब से रिचर्ड के पास ज्यादा पैसे होने चाहिए थे, ना कि रोनाल्ड के पास। लेकिन दोनों में एक फर्क था। रोनाल्ड के अंदर अपने पैसों को लेकर काफी पेशेंस था, जबकि रिचर्ड फुस्कोन पैसों के लालची थे। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि हर एक को रोनाल्ड की तरह बनना चाहिए, लेकिन चौंकाने की बात यह है कि अपने फाइनेंसिस को लेकर दोनों की सोच कितनी अलग थी। रोनाल्ड रीड 63 करोड़ की संपत्ति इसीलिए बना सके क्योंकि वो अपनी कमाई में से काफी हिस्सा ब्लू चिप कंपनी में लगाकर भूल जाते थे और फिर तिनका तिनका सेव और इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना $8 मिलियन का समंदर बनाया। कंपाउंडिंग की पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतनी बड़ी नेटवर्थ में बदल दिया। वो अपनी फैमिली के साथ एक 2 बेडरूम वाले घर में रहते थे, यानी उन्होंने उतने का ही खर्चा किया जितने की उनकी जरूरत थी, और वो बाहरी दिखावे से कोसों दूर रहे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि फाइनेंशियल सक्सेस आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा सकता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी वेल्दी बन सकता है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से 2 सार निकलते हैं। पहला, फाइनेंशियल डिसीजंस कभी कभार सामने वाले की लक, उसकी इंटेलिजेंस और एफर्ट्स की बेसिस पर सही साबित होते हैं। और दूसरा, फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस या मैथ नहीं है। अगर कुछ है तो वो है सॉफ्ट स्किल्स यानी इमोशंस। पैसा कमाने की कला एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जहां आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, उससे ज्यादा आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं ये मायने रखता है। और ऐसी सॉफ्ट स्किल को द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा गया है। कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है, लेकिन इस सॉफ्ट स्किल को बहुत कम सराहा जाता है। इसीलिए ऑथर मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में 20 अलग अलग कहानियों से पैसों के पीछे छुपे हुए इमोशनल साइकोलॉजी के बारे में बताया है। इस किताब का उद्देश्य इन कहानियों के थ्रू आपको यह समझाना है कि पैसे कमाने के लिए टेक्निकल नॉलेज की तुलना में सॉफ्ट स्किल्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में हम 2 और ऐसी कहानियों के बारे में जानेंगे। पूरी किताब पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। पहला लेसन, नो वंस क्रेजी। इस लेसन में ऑथर एग्जाम्पल देती हैं लॉटरी टिकट का। क्या आपको पता है कि अमेरिकन लोग मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा पैसे लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं? अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट ना अमीर खरीदते हैं और ना ही मिडिल क्लास खरीदते हैं, तो बस वहाँ के गरीब लोग। वहाँ गरीब लोग साल में जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक अच्छा खासा पोर्शन वो लॉटरी टिकट खरीदने में लगा देते हैं। तो इसमें क्या फाइनेंशियल सेंस बनता है और क्यों वो लोग ऐसा करते हैं, जबकि वो लोग उन्हीं पैसों को बचाकर इमरजेंसी के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, ये पागलपन है यानी क्रेजीनेस। लेकिन असलियत में जो आपको और हमें क्रेजी लगता है वो उस गरीब आदमी के लिए एक रैशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? आइए उस गरीब आदमी की सोच को समझते हैं। इसे समझने के लिए उस गरीब आदमी की मुंह जुबानी सुनते हैं। वो कहता है कि हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी
वेकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। ये सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों के साकार होने के चांसेस हमें लॉटरी टिकट खरीदने और लॉटरी टिकट लगने पर ही लगते हैं। इसीलिए लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें ये लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको ये क्रेजी लगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों को आसानी से मिल रहा है और जिसकी वैल्यू कोई नहीं करता। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं कि गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजंस या फाइनेंशियल डिसीजंस एक्सेल की शीट पर काम करके नहीं बल्कि इंसान अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टांसेस, कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। दूसरा लेसन है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, लेकिन हम यहाँ पर उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कहानी नहीं बताएंगे। ये कहानी है बिल गेट्स की, द फेमस बिल गेट्स होने से पहले की। साल 1968 में जब पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, तब बिल गेट्स द लेक साइड नामक स्कूल में पढ़ रहे थे। वो एक ऐसा स्कूल था जिसमें उस समय भी कंप्यूटर था। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से वो लकी स्टूडेंट थे जिन्हें उस समय भी कंप्यूटर मिला हुआ था। बिल गेट्स ने ये बात कई बार कही है कि अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। कई सारे सक्सेस फैक्टर में से एक फैक्टर था लक। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवंस बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ में ही पढ़ते थे और केंट उनके कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर भी थे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर केंट इवंस ने स्कूल खत्म किया होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवंस के लक ने उनका साथ नहीं दिया। स्कूल में एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान केंट इवंस मारे गए। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से कोई एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवंस लाखों लोगों में से वो एक इंसान बने जिन्हें लक को नहीं बल्कि रिस्क को फेस करना पड़ा। दोनों की शुरुआत एक साथ हुई थी। लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, लेकिन हम इसे ये नहीं साबित कर सकते कि बिल गेट्स की अपर सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत ही थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स थे जिस वजह से आज बिल गेट्स का नाम है। कहते हैं कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप अमीर हो जाओ तो ये मत मान बैठना कि आपने जो डिसीजंस लिए वो सब सही थे। कुछ समय के लिए किस्मत भी अपना कमाल दिखाती है। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करते हैं तो ये मत मान लेना कि जो आपने डिसीजंस लिए वो सब गलत थे। असफल होते समय भी आपके डिसीजंस और हार्डवर्क के साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स रहे होंगे जिन्होंने आपको ये फेस दिखाया। इन दोनों लेसन्स के अलावा ऑथर मॉर्गन ने अपनी इस किताब में ऐसे कई और लेसन्स और एडवाइसेस बताए हैं जिन्हें हम सबको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि इनको पढ़कर आप में से अधिकांश लोग पैसे कमाने की सही कला में मास्टरी कर लेंगे। इसके बाद तो आप फाइनेंशियल सक्सेस जरूर हासिल करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही सेल्फ हेल्प से संबंधित कंटेंट के लिए बुक चूज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।